आप लोग सब तैयार हैं? इतनी धीमी गति से तो नहीं हो पाएगा पथ निर्माण। ये बिहार संवाद है। बिहार की जनता आज रिपोर्ट कार्ड में ग्रीन और रेड मार्किंग करने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि बस मुहाने पर बिहार चुनाव है। और इस वक्त नवीन जी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। आप मंच पर सबसे पहले बैटिंग के लिए आप आए हैं और इसीलिए आप चौका मारेंगे, छक्का मारेंगे या फिर विकेट दे बैठेंगे, ये सब आप पर निर्भर करता है। और न्यूज 18 इंडिया को इस वक्त पूरा देश देख रहा है। हम लोग पिच पे समय बिताने के लिए आए हैं, इसलिए समय के साथ रिजल्ट आपको मिलेगा। और वहां तेजस्वी बाबू कह रहे हैं कि हम सरकार नहीं बिहार बनाने आए हैं। बिहार नहीं बना रहे हैं, वो अपने आप रोजगार की चिंता कर रहे हैं, पर बिहार के लोगों को मालूम है कि इनके रोजगार से बिहार का भला नहीं होने वाला है। बिहार के युवाओं को कैसे रोजगार मिले, इसकी चिंता में एनडीए सरकार है और एनडीए सरकार उसको कर भी रही है। आपने छत्तीसगढ़ प्रभारी रहते हुए छत्तीसगढ़ को जीत दिलाई। इस बार ये पथ आपके लिए, ये सड़क आपके लिए जीत की कठिन है, गड्ढे भरी है, या आपको लगता है सरपट दौड़े चली जाएगी आपकी गाड़ी? नहीं, मैं कॉन्फिडेंस में रहता हूं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहता हूं। जनता निश्चित रूप से निर्णय करती है और उसके निर्णय को हमेशा सम्मान देने के लिए आपको हमेशा उसके कसौटी पे अपने आप को कसना पड़ता है। और मैं ये मानता हूं कि जो वर्किंग पिछले 5 सालों की बात मैं करूंगा, एज ए मिनिस्टर से एज ए एमएलए जो वर्किंग रहा है, और बिहार में जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने काम किया है पिछले 4-5 वर्षों में, निश्चित रूप से बिहार के लोगों में एक भरोसा जीतने वाला काम हुआ है। और मुझे आज भी ये पर ये भरोसा किसका जीता आपने? आप तो बांकीपुर के विधायक हैं। यहाँ पटना में दे दनादन गोलियां चल रही है ऐसी कि अस्पताल में लंबी कतार में दिखाई दे रहे हैं सारे गुंडे, हाथ में तमंचा और पिस्तौल लिए हुए हैं। आप किसके भरोसे की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बहुत अच्छा सवाल आपने शुरुआत किया। यही मैं अंतर आपके माध्यम से बिहार के लोग जानते हैं और मीडिया के लोगों को भी बताना चाहता हूँ। अंतर है यहाँ पर। अब तक जो पुराने समय की जो बात लोग करते हैं कि हमारे समय में दिक्कत यह है कि कल जब कार्रवाई होती थी तो अपराधी उनके संरक्षण में बैठे रहते थे। आज 48 घंटे के अंदर अपराधी को बंगाल से भी पकड़ कर खींच के लाया जाता है। मैं ये नहीं कह रही घटनाएं नहीं घटती है, घटनाएं किसी भी प्रांत में घटती हैं। घटनाएं घटने के बाद अपराधी अगर बेखौफ घूमता रह गया, जो पुराने शासनकाल में होता था कि सीधे सरकार के नुमाइंदों के अचानक क्या वजह है कि इस तरीके से क्राइम बढ़ गया है? इसके एक बड़ा आरोप और जो आशंका सियासी गलियारों में वो ये है, नीतीश बाबू गृह मंत्री हैं भाई राज्य के, और उनके हाथ से लगाम लगातार छूटती चली जा रही है और इसीलिए वो जो इकबाल होता है कानून का वो भी फिसलता चला जा रहा है। नहीं, आप इस विषय को अगर ऐसे देखें कि नीतीश बाबू के रहते ही 48 घंटे से अंदर बंगाल से भी अपराधी को पकड़ के लाकर दबोच लिया जाता है। और जितनी भी जो गोपाल खेमका की ही बात मैं करता हूं, घटना घटी और 48 घंटे के अंदर अभियुक्त को पकड़ा गया। ऐसी मैं नहीं कह रहा कि घटनाएं नहीं घटती, घटनाएं घटने पे भी कार्रवाई भी हो रही है। और कहीं ना कहीं जो पर नितिन बाबू मानिए ना कि आपके लिए ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई। आप लोग तो आरजेडी की छाती पर ये कहकर कूदते थे कि ये देखिए जंगल राज, और अचानक वो जंगल राज वाला तमंचा जो है आपकी तरफ आ चला है। जंगल राज का अंतर समझिए ना। यही जंगल राज क्यों कहा जाता था? जंगल राज इसलिए कहा जाता कि जो राज करने वाले व्यक्ति हैं वो भी एनार्किस्ट हो गए। नहीं, पर एम्बैरेसिंग सिचुएशन ऑब्वियसली जब घटनाएं घटती है सरकार के लिए चुनौती रहती है, और सरकार उस चुनौती को स्वीकार करके क्या एक्ट करती है, यही सरकार की यूएसपी होती है। और मैं ये कहता हूं कि घटनाएं नहीं घट रही है, हम भी स्वीकार कर रहे हैं, ये चुनौती है सरकार के लिए। जब जब ऐसी घटनाएं वजह क्या है? नहीं, देखिए, घटनाएं घटना और उस पर किसी भी तरह से जब कभी कभी आप किसी भी इंडिविजुअल जब क्राइम होता है या किस प्रकार, तो घटनाओं को निश्चित रूप से कभी कभी हम लोग मानते हैं कि प्रशासन के जो सिस्टम है वहां पर कमियां आई, लेकिन प्रशासन का जो एक्शन है वो सरकार की साख का बात होता है और एक्शन आपके सामने है। तो आपको लगता है बिहार की जनता इस वाले मुद्दे पर अभी भी आपके साथ खड़ी रहेगी? नहीं, जो चुनौतियां हैं, जो हमारे एक्शन है, निश्चित रूप से उनको दिख रहा है कि हम अगर अपराध हो रहा है, घटनाएं घटनी है, तो भारतीय जनता पार्टी जहां एक और पहले भी कंट्रोल करना चाहती है जदयू की सरकार के साथ, वहीं अगर घटनाएं घटती हैं तो भी एक्ट कर अपराधी को पकड़ा जाता है। इस वक्त आप कहाँ अपने आप को खड़ा पाते हैं? मैं अगर सियासी पगडंडी की बात करूं या सियासी स्टेप की बात करूं तो आप कहां पर हैं? आपको लगता है आप बहुत आसानी से जीत जाएंगे? आपको लगता है नहीं बहुत भयंकर चुनौतियां हैं? क्योंकि भाई एंटी इनकम्बेंसी। देखिए, 20 साल के
सरकार के बाद का चुनाव है, तो मैं इस चीज को कतई नहीं कह सकता कि हमारे खिलाफ या कुछ नहीं होगा। लेकिन आज हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं जहां हम फिर से सरकार बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने काम किया। 20 वर्षों में बिहार की तस्वीर को कहां से कहां लेके आए हैं। जिस बिहार को हम लोग जानते थे कि 23,000 करोड़ का बजट वाला बिहार आज 3,17,000 करोड़ के बजट पे खड़ा है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, ये सारी चीजों को हम लोगों ने चेंजेज किया। आज इन्वेस्टमेंट का दौर शुरू हुआ है। तो मैं मानता हूं कि जो बिहार में परिवर्तन देखा गया है वो निश्चित रूप से हमारी सरकार की क्रेडिबिलिटी है, और सामने में अपोजिशन इस मादा में नहीं है कि उसके किसी भी विषय पर जनता का भरोसा हो। तो कहीं ना कहीं हम अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ जा रहे हैं, और डेवलपमेंट जो एजेंडा माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय नीतीश कुमार जी का रहा है, उस एजेंडा में निश्चित रूप से हम प्रायोरिटी होंगे। ये जो पुनरीक्षण है सर, आप कह रहे हैं कि विकास आपके लिए एक फेवरेबल कंडीशन लेकर आएगी, कि आपने सड़कों का जाल बिछा दिया है। एक नितिन गडकरी वहां है और एक नितिन जी यहाँ पर बैठे हैं बिहार में, तो ऐसा सड़कों का जाल आपने सच में बिछा दिया है कि आपको? नहीं, मैं किसी एक एजेंडा को लेकर पूरी सरकार की छवि नहीं मानता हूं। रोड लेकिन हमेशा किसी राज्य के पहले फेज को दर्शाता है, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चेंजेज आए बिहार में वो अपने आप में नोटिसेबल हैं। और आज बिहार का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम कह सकते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने टारगेट लिया था कि 5 घंटे में हम कहीं से भी पटना आ सकते हैं, आज वो दूरियां, मैं खुद पूर्णिया गया था आज से 1 हफ्ता पहले, आज पूर्णिया से हम पटना 5 घंटे में पहुंचने की स्थिति में आ गए हैं, और अभी भी कई स्कीम्स चल रहे हैं। तो आने वाला समय जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जितना स्ट्रेंथन हुआ है वो पहला फेज है। लेकिन बिजली, जिस बिहार में बिजली के लिए ये कहा जाता था कि 22 घंटे कटेगा, 2 घंटा आएगा, आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली 2 घंटे भी नहीं कट रही है। ये बिहार में सरकार की यूएस। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ब्रिज मुझे ध्यान आ गया, आपने अभी, आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है ना, वो मोकामा बेगूसराय के पुराना बिहार नया बिहार, और अभी हाल ही में इतनी तस्वीरें आई हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, कितनों ने देखा है कि ब्रिज जो है, पुल अचानक गिर रहे हैं, धराशायी हो रहे, धन धन धन। सर देखिए कितने हाथ खड़े हो गए। नहीं, मैं ये ब्रिज गिर काहे रहे हैं? एक ब्रिज थक गए खड़े खड़े, बुजुर्ग हो गए हैं। एक ब्रिज है, जिस ब्रिज की बात आप कर रहे हैं, अगवानी का ब्रिज, उसके डिजाइन को लेके फॉल्ट था, इसलिए उस पर कार्रवाई भी हुई और हम लोगों ने उस पर आगे एक्शन भी लिया। लेकिन उसके अलावा आज ब्रिज के सेक्टर्स में, जो मैं जिस ब्रिज की बात करता हूं, आप देखिए कि 2010 के पहले का क्या स्थिति था। महात्मा गांधी सर ये तो बड़ी आसानी से आपने कह दिया ना कि ब्रिज में फॉल्ट था। ये कोई कुर्ता थोड़ी है सर कि स्लीव्स छोटी होगी बड़ी होगी, ब्रिज है ना सर। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, वो अभी कंस्ट्रक्शन में था, बना हुआ ब्रिज नहीं था, कंस्ट्रक्शन में ब्रिज था, डिजाइन के फॉल्ट थे, उस फॉल्ट के आधार पर उस पर कमी आई, उस पर कार्रवाई। भ्रष्टाचार बड़ा कारण है कि नहीं? नहीं, अगर आप पता करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी इस पर निर्णय दिया है कि ब्रिज के डिजाइन के ही विषय पे आए थे। ये तो एक मसला है, मैं कह रही हूँ बहुत सी ऐसी तस्वीरें आई है ना सर, एक ही ब्रिज है, अगवानी का ही ब्रिज है मैडम। इसके अलावा बिहार में आरसीडी के एक भी ब्रिज कहीं भी गिरे हो तो आप, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं खुद यहाँ मंत्री बन के बोल रहा हूँ। और साथ ही साथ आज ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज गंगा नदी पे एक महात्मा गांधी सेतु होता था, आज 6 ब्रिज पटना शहर को जोड़ रहे हैं। जिस राजेंद्र सेतु की बात करते हैं, आप 2010 के पहले अगर आए होंगे तो देखे होंगे कि राजेंद्र सेतु, महात्मा गांधी सेतु और कोलवर, ये ऐसे ब्लॉकेज थे जिसपे लोग को इस ओर से उस ओर जाना अपने आप में चुनौती थी। आज आपको देखिएगा अंटा सिमरिया ब्रिज, महात्मा गांधी सेतु का नया ब्रिज, और इसके बाद कोलवर का 6 लेन ब्रिज। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि कैसे बिहार की तस्वीर, हर 40 किलोमीटर पे गंगा पे ब्रिज बनाने की योजना पे काम हो रहा है, और जिसमें ऑलमोस्ट हम लोग सफल हो गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि चीजें हो रही हैं। अगर एक अगवानी का ब्रिज है तो वहीं पर मेरे पास 10 उदाहरण है, जहां के अंटा सिमरिया से लेके महात्मा गांधी सेतु से लेके सिरपुर दिगवारा का। अच्छा, आप मैं कह रही हूँ पॉलिटिशियन होने की बात एक बार के लिए अगर छोड़ दें, तो नितिन बाबू एक बिहारी होने के नाते आपको ऐसी कौन सी चीज है जो लग रही है कि आज से 10-20 साल पहले तो मैं सोच ही नहीं सकता था और आज बिहार के पास ये आ गया है? मैं सबसे पहले तो कहूंगा कि बिहार प्राइड लौटा है। मैं खुद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिकल साइंस में फॉर्म भरने गया था। साल 1998 की बात है, जब मैं +2 कंप्लीट किया। मैं जब वहां फॉर्म भरने गया तो मैंने अपना मांगा कि फॉर्म, तो मुझे जब बातचीत मैं कर रहा था तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति बिहार का है। तो मैंने फिर अपने टोन में आके पूछा कि आप कहां से हो। वो व्यक्ति सकपका गया, और मैं इसलिए इसका साक्षात गवाह हूं। तो जब वो व्यक्ति ने, मैं पूछा तो मैंने, नहीं हम यूपी के। बोले नहीं, आप तो लग रहे हो बिहार के। तो बोला सर,
मत बताइए कि हम बिहार के हैं, तो बिहार बोलना अच्छा नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं, 98 की बात मैं बता रहा हूं। और आज जब हम बिहार के बाहर कहीं भी जाते हैं तो लोग पूछते हैं कैसा आपके राज्य में अब कैसे डेवलपमेंट सुन रहे हैं, ब्रिज बन रहा है, मेरीन ड्राइव बन रहा है, क्या है। तो लोगों को बिहार को देखने का नजरिया बदला है। मतलब 98 से लेकर 2025 में इतना हुआ कि आप बिहारी हो के बाद आप कहने लगे एक बिहारी सब पे भारी। नहीं, मैं भारी की बात नहीं कर रहा हूं, प्राइड की बात कर रहा हूं। हाँ। बिहारी तो हमेशा भारी होगा अपनी क्षमता के आधार पे, अपने कौशल के आधार पे, अपने मेहनत और परिश्रम के आधार पे। क्योंकि पूरे देश में भी हम कहीं भी गए हैं तो अपने परिश्रम और मेहनत के बल पर अपना मुकाम बनाए। लेकिन मैं बिहारी प्राइड वापस क्यों आया, क्योंकि बिहार में ही अंतर आया, इसलिए। नहीं तो बिहार की जो घटनाएं चीज होती थी वो अपने आप में शेम का विषय बनते जाता था बाहर में। जहां तक आप बोल रहे चेंजेस की बात कि क्या 20 साल पहले, मैं वही गंगा पथ की बात करूंगा कि जिस गंगा में हम लोग नदी के धार को देखते थे कुर्जी से लेकर, कभी ये कल्पना भी नहीं सोचे थे। जब मैं 2013 में जब देखने गया तो वहां पर कोई रोड बन सकता है ऐसी मेरी कल्पना भी नहीं थी। और मैं विधायक था उस समय जब 13 में काफी पानी आया। तो लेकिन बाद में उसी मेरीन ड्राइव को जब अब देखता हूं तो कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार में अपना एक ऐसा साख भी है जिसके बल पर हम देश को बता सकते हैं कि बिहार में भी इस तरह की चीजें बन रही है। तो बिहार प्राइड को तो मैं कई अलग अलग योजनाओं से जोड़ने की जगह पर सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लड़कों ने अब बिहार में भी अपनी उद्यमिता को बढ़ाना शुरू किया है। सर लेकिन पीके ये कह रहे हैं कि बिहारी को देखिए आप बाहर जा रहा है नौकरी के चक्कर में, वो ये कह रहे हैं कि इस चीज को रोकना होगा और आप लोग सब फेल हो गए हैं इस मामले में। नहीं, पीके अभी आए हैं और वो सबको सर्टिफिकेट देते चल रहे हैं। हाँ। मैं तो ये कहूंगा कि जब वो भी कुछ समय तो सत्ता के गलियारे में थे, उन्होंने कौन सा अचीवमेंट किया, कौन सी विषय को लाया। अरे वो तो जिता हरा रहे थे ना, आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे थे। अरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हुए थे ना सत्ता के गलियारे में, मंत्री का दर्जा लेकर बैठे हुए थे। पीके के विषय पे मैं इतना ही कहूंगा। तो फिर तो नीतीश बाबू ने दूर भी तो कर लिया था ना सर। जब कोई काम के नहीं थे तो आपको दूर किया ही ना जाएगा भाई। मैं ये कह रहा हूं पीके बाबू जब जगह पर थे तो उन्होंने क्या क्या किया उसकी जानकारी मुझे भी है। पर आपको डर नहीं लग रहा है कि भाई एक स्ट्रैटेजी बनाने वाला अब मैदान में उतर गया, दो धारी तलवार साबित होगा। जमीन पे काम करने वाले को स्ट्रेटजी बनाने वाला सेकंड होता है, जो जमीन पे काम करता है उसकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। और मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जदयू जनता से कनेक्टेड है। हाँ। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट सेकेंड फेज है, फर्स्ट फेज तो है जनता का कनेक्शन, और वो कहीं ना कहीं हमारे पास है। अब उस जनता के कनेक्शन में ड्राइवर सीट पर नीतीश बाबू बैठे हुए थे सर। नीतीश बाबू के हाथ में स्टीयरिंग आजकल थोड़ी सी गड़बड़ा रही है, ये आरोप बार बार विपक्ष लगा रहा है। ये सच बताइए ना, अंदर की बात क्या है, बता तो दीजिए। मतलब सच्चाई से ऐसे दिल पर हाथ रखिए और बताइए रूबिका जी बात तो सही है, खबरें ऐसी आ रही है। आप कब मिले थे, मतलब लास्ट कब मीटिंग हुई थी आपकी? मेरी मीटिंग अभी जस्ट एक हफ्ते पहले भी हुई है। और रूबिका जी एक चीज समझिए, आज जिस शख्सियत ने बिहार को इस मुकाम तक पहुंचाया है सर, उसमें कोई डाउट नहीं। मैं आगे बता रहा हूँ नितिन जी, उसमें कोई डाउट नहीं। अब आगे डाउट नहीं है तो मैं बस ये देखिए, सुगबुगाहट जो हो रही है नीतीश बाबू की सेहत को लेकर, मैं आ जा रहा हूँ उस विषय पे भी आ जा रहा हूँ। आज भी वो व्यक्ति हर स्थान पर मूवमेंट कर रहा है, चीजों के लिए डायरेक्शन दे रहा है, कैबिनेट की बैठक को स्टीयर करके कैबिनेट की मीटिंग में क्या एजेंडे आने। आप देखिए कि जो उन्होंने प्रगति यात्रा किया, प्रगति यात्रा के दौरान जितनी घोषणाएं की, उन सभी को विद इन 15 डेज कैबिनेट की मोहर लगाकर उसको सैंक्शन कराया। और अब उसी प्रगति यात्रा की योजनाओं पर शिलान्यास और तेजस्वी बाबू अब भी बयान दिया हाल में, जब आप और मैं स्टेज पर बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नीतीश बाबू को किसी ने हाईजैक कर लिया। अरे तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं उसका विषय, पहले जो पब्लिक डोमेन की बात आपने कहा मैं उस पर आ जाता हूं। अब जो व्यक्ति, कोई ऐसा नेता बता दीजिए जो अपने क्षेत्र में घोषणाएं करता है राज्य में घूमकर और 15 दिन के अंदर कैबिनेट की उसको स्वीकृति कराता है और योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन कराता है। तेजस्वी यादव तो 4 विभाग के मंत्री थे ना, 4 विभाग में से एक मेरा भी विभाग था। हाँ। कभी भी डिपार्टमेंट की समीक्षा करते हुए आपने देखा था क्या? किसी चैनल बता दे, किसी भी स्पॉट पे जाके योजनाओं का वेरिफिकेशन करते देखा था क्या? वो कह रहे नौकरियां तो हम ही ने दी। अरे नौकरी तो उसका डिपार्टमेंट भी नहीं था, तेजस्वी बाबू का डिपार्टमेंट भी नहीं था। जो डिपार्टमेंट में वो थे उस डिपार्टमेंट की सूद लेते हुए, चाहे नगर विकास हो, पथ निर्माण हो, कभी किसी योजनाओं की समीक्षा करना। पर नितिन जी बताइए ना, वो ये कह रहा है हाईजैक कर लिया है तेजस्वी। अब मैं आ जाता हूं उसमें। यही तेजस्वी यादव है, हाईजैक कर दिया। यही तेजस्वी यादव है जब एक पीड़ा में रहते थे कि बीजेपी बी टीम है, कुछ दिन पहले तक ये बोलते थे। तो उनको कल तो बी टीम बोलते थे बीजेपी को, आज बोल रहे हैं बीजेपी ड्राइविंग सीट पे। देखिए हमारे यहाँ नेता एक ही होता है, बीजेपी का और एनडीए गठबंधन का स्पष्ट निर्देश।
आज नेता हमारे नीतीश कुमार हैं, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। और कल भी यही बात सच था जब आप हमको बी टीम बोलते थे, और आज भी यही बात सच है जब हमको आप बोलते हैं कि हम ड्राइविंग। अच्छा नितिन बाबू, ये बताइए कि ऐसी खबरें आ रही थी कि वीपी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने। एक चीज कहा भाई नीतीश बाबू को वहां पहुंचा दिया जाएगा और फिर बीजेपी के लिए जगह खाली हो जाएगी और फिर बीजेपी अपना जो मुख्यमंत्री है उसे सत्ता के नजदीक जो पहले तो कुर्सी ये है आप वहां समझ पहुंचा लीजिए 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व पर लड़ने जा रहे हैं। पहले तो ये स्पष्ट रूप से समझ मतलब लीजिए। वो उपराष्ट्रपति नहीं बन रहे और हैं। दूसरा विषय पहले हाँ या ना, ये पहले हम आपको दोनों विषय क्लियर कर रहे हैं। और पहला विषय ये है कि नीतीश बाबू के पर निर्णय करना नीतीश कुमार का खुद का विषय है, और एनडीए की जो नेतृत्व करता है वो आपस में बैठ के निर्णय करती है। ये निर्णय मैं यहां से बैठ के मंच से नहीं बता सकता, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूं, मतलब रास्ता खुला है। रास्ता निश्चित रूप से दुनिया राजनीति में तो कई विकल्प खुले हैं, कोई भी हो सकता है, आप और हम भी हो सकते हैं लिपिका जी, कभी भी। यही तो बीजेपी की खूबसूरती है कि एक व्यक्ति यहां पर राज्यपाल बन के बैठे थे, अगले दिन वो राष्ट्रपति बनते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति जिनको इच्छा भी नहीं थी तो वो भी राष्ट्रपति बनते हैं। तो भाजपा की खूबसूरती है। आपने सवाल घुमा दिया। नहीं, मैंने घुमाया नहीं, आपने बिल्कुल सड़क की तरह आपने घुमाव दे दिया। आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको एलिवेटर पे पहुंचाया है सही जगह पर। नहीं, आपने वो ब्रिज पे खड़ा किया और उसके बाद वहीं पे कुदाली चलाना शुरू कर दिया। मैंने आपको एलिवेटेड सड़क पे सही जगह पहुंचा दिया है। आप मुझे ये बताइए कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे कि रास्ता बदल सकता है, दिल्ली की तरफ जा सकता है? एक चीज आप समझिए, आप भी इस चीजों को समझते हैं, आप राष्ट्रीय चैनल पे भी बैठते हैं। ये निर्णय राष्ट्रपति कौन होगा, उपराष्ट्रपति कौन होगा, ये कोई पार्टी नहीं तय कर सकती है। ये निश्चित रूप से पूरा कॉम्बिनेशन तय करेगा, एनडीए कॉम्बिनेशन। और निश्चित रूप से जो एनडीए कॉम्बिनेशन में जब लोग बैठेंगे तो उस पर निर्णय करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिए, एनडीए की खूबसूरती यही है कि वो हर उस शख्सियत को उस मुकाम तक पहुंचाता है। हमारी जब वो राष्ट्रपति बनी महिला द्रौपदी मुर्मू जी, आप बताइए किसी ने कल्पना की थी क्या? लेकिन उन्होंने अपने परफॉर्मेंस और एक ट्राइबल महिला को उस राज पर नितिन बाबू, कल्पना तो किसी ने भी नहीं की थी ना कि जगदीप धनखड़ जी रात को 10 बजे अचानक इस्तीफा दे देंगे। उनके स्वास्थ्य अगर सही नहीं है तो आप मानिए कि राजनीति में उन्होंने उदाहरण पेश किया है। ये स्वास्थ्य वाला संकट आप ही लोगों के पास क्यों आ रहा है? बिहार में नीतीश बाबू को लेकर, वहाँ उपराष्ट्रपति को लेकर, ये स्वास्थ्य वाला नहीं, अगर स्वास्थ्य सही है तो काम कर रहे हैं तो भी दिक्कत, अगर स्वास्थ्य गलत हुआ और उन्होंने कहा कि मैं इसके आधार पर जा रहा हूं तो भी आपको दिक्कत। तो मुझे लगता है कि दिक्कत क्या है, तो दिक्कत है हमारे इंडिया अलायंस के लोगों को। उनको लगता है कि भाई बीजेपी के अपने डिसीजन कुछ में, अरे पहले कुछ ऐसा करो जिसपे आप हमसे सवाल पूछो। आप हमारे घर में क्या क्या हो रहा है इसी से बेचैन होते हो। मेरे घर में सबका स्वास्थ्य सही है और निश्चिंत रहें अपने इंडिया अलायंस के लोग, कोई भी जो उपराष्ट्रपति का निर्णय होगा एनडीए गठबंधन का एक निर्णय होगा। अच्छा, लेकिन ये स्वास्थ्य पर आप टिके रहेंगे, वो कागजी वाला, या जो अंदर की बातें चल रही है कि नाराज हो गए थे, हाईकमांड को पसंद नहीं आ रहा था जिस तरीके से उनके कुछ डिसीजंस थे? हाईकमांड की पसंद थी तभी ना बंगाल से निकल के उपराष्ट्रपति बने हैं, तो कैसे ना पसंद है? पसंद थे तभी ना वहां तक पहुंचे। हाँ, तो फिर बाद में गियर बदल लिया। अरे गियर का ऐसा आरोप लग रहा है। नहीं, ऐसा आरोप मीडिया की तरफ से, एनडीए की तरफ से तो पूरी तरह से संतुष्टि है और उन्होंने भी एनडीए के प्रति अपनी संतुष्टि जाहिर की। तो अब दो व्यक्ति में अच्छे संबंध है फिर भी दूसरे को पीड़ा है, तो हमको नहीं समझ में आ रहा। पर कांग्रेस आज उनके साथ खड़ी है। कांग्रेस को तो दर्द, विंटर सेशन में वही लोग थे कांग्रेस जो प्रणब मुखर्जी के साथ तो नहीं लेकर खड़ी हुई ना, कांग्रेस और प्रणब मुखर्जी के साथ नहीं खड़ी हुई। जब बंगाल में ममता उनको बेइज्जत करी तो कांग्रेस खड़ी नहीं हुई। उस समय खड़ा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन खड़ा हुआ। तो कांग्रेस इस पीड़ा में है कि अभी इनको हम कैसे, इनके दुख को दूसरा करे। ये स्वस्थ हैं तो कैसे भी कुछ अंदर बीमारी लायक कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ हैं। और जो अपने स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने कहा है वो निश्चित रूप से उन्होंने अपने राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री को अवगत कराया है। अब मैं सबसे बड़े मुद्दे पर आ रही हूं सर, ये जो एसआईआर हो रहा है, आपके विपक्ष में खड़ी तमाम पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि आप लोग वोट की चोरी कर रहे हैं, आप लोग चुनाव आयोग पर दबाव बना रहे हैं और वो गरीब गुरबा जनता जो है, जो ओबीसी दलित लोग हैं जिनके पास कागज नहीं है, वो बाढ़ में जो कागज बह गए हैं उनको आप घर घर जाकर चुनाव आयोग से पूछवा रहे हैं। इसके पीछे आपकी कुछ गलत मंशा और नीयत है। मैं 3 विषय बोलूंगा। ये जो वोट के चोर की बात कर रहे हैं, 2005 के पहले का याद है? बैलेट बॉक्स लूटने वाले लोग, गरीबों का वोट लूटने वाले लोग, बूथ कब्जा करने वाले लोग का ये सवाल करने का नैतिक अधिकार है क्या? अब आइए दूसरी बात, आपने दूसरा विषय कहा कि उनके अधिकार, किसका अधिकार छीन रहा है? जो बिहार के नागरिक हैं
वो दलित हो, गरीब हो, पिछड़ा हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो 3 चीज आपके से बोलूंगा इसमें। पहला विषय मैं दूसरा ले रहा हूं कि आज के डेट में जो लोग बिहार के नागरिक हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बाहर से आए हुए हैं, किशनगंज का रिपोर्ट देखिए, अररिया का रिपोर्ट देखिए, कटिहार का रिपोर्ट देखिए, जितने वहां के पॉपुलेशंस के हैं उससे अधिक आधार कार्ड बने हुए है ना। तो कहीं ना कहीं उस चीज को चेक करने की बात आई। और तीसरी बात जो है, पर वो तो सिटीजनशिप चेक करने की बात आ गई ना सर। मैं वही कह रहा हूं। वो ये कह रहे हैं ये चुनाव आयोग को अधिकार कहां से मिल गया? चुनाव आयोग उसकी कहीं ना कहीं ये विषय आया है ना, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट में है ना सर। 28 साल तारीख को होगा। किसी के सिटीजनशिप को तो नहीं नकार रहा है। वो ये कह रहा है कि मेरे वोटर लिस्ट में जो नाम है उसको हम सत्यापित करें। पहला विषय आपने ये बड़ा मुद्दा उठाया, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से तो ऐसा कोई मसला है ही नहीं। ये मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से 23 जुलाई 2025 तक जो डेटा आया है उसमें 98.01% मतदाता कवर किए जा चुके हैं। सर कहाँ है वो जिनकी बात आप कर रहे हैं? मैं उनकी बात, ये जो विषय विपक्ष को उठाया उसकी बात कर रहा हूं। पर SIR इसीलिए अगर हो रहा तो है अगर 98% तो ये घुसपैठिए है कहाँ? तो कितने हैं? 98% लोग का अगर फॉर्म भरा गया है और जो लोग का नहीं भरा जा पा रहा है, जो लोग नहीं है, जिसके कागज नहीं है, ये उन्हीं का विषय ना आ रहा है 2% का। ये 2% लोग कौन है? और अगर मैं तो ये पहले ही कह रहा हूं कि जो बिहार के नागरिक उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये विषय कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों का है और जिसपे हम लोगों ने चोट किया है। हम लोग भी इस इलेक्शन कमीशन के स्पेस पे। दूसरी बात, अच्छा नहीं, एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि वो जो 2% है वो बिहार के नागरिक नहीं है। अगर वो सत्यापित होते आप गिरधारी यादव जी को जानते हैं? कौन गिरधारी यादव? माननीय सांसद जो है बांका से, JDU के सांसद है। उनका बयान आपने सुना सर? क्या है बताइए। वो ये कह रहे हैं कि बेटा विदेश में रहता है, उसका डॉक्यूमेंट खोजने में मुझे 10 दिन लगे। आम लोगों की परेशानी आप समझ सकते हैं। चुनाव आयोग को जमीनी हकीकत की समझ आ ही नहीं रही है। अगर बेटा विदेश गया है तो उसके पास जितने वैलिड कार्ड हैं वो एप्लीकेबल हैं। अगर वो विदेश गया है। सर ये कोई और नहीं कह रहा है, ये JDU के बांका के सांसद कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि 10 दिन जो, तो जब उनको इतनी दिक्कत आई सर, तो कितने ऐसे लोग हैं वो कहां से लेकर आएंगे? पन्ने कहां खोजेंगे? मैं ये बता रहा हूँ, पहले सुनिए आप। 11 बिंदु हैं उसमें, पहले सुनिए। 11 बिंदु हैं। उन 11 बिंदु में जो भी लोग अपना फॉर्म, इवन परिवार के लोग, अगर मैं पिता हूं, मैं अपने बेटा को नोटिफाई कर सकता हूं कि मेरा इस घर में रहता है। ये 11 बिंदु में ये भी विषय है। और जब वो गया होगा तो उसके वोटर ID कार्ड होंगे, पासपोर्ट। किस मंशा से गिरधारी जी ने बोला मैं नहीं जानता हूं, उनके प्रॉब्लम्स क्या है। ऑनलाइन भी बड़े पैमाने पे जो लोग बाहर हैं उन्होंने भी फॉर्म भरा। बेंगलोर में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, सब लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा। नहीं, पर सरकार में सर आदमी है, सांसद है, 98% लोगों ने, अभी आपने उनको इतनी दिक्कत हो रही है। सरकार में जो 98% लोगों ने फॉर्म भरा, ये अभी आपने बताया ना। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ 23 जुलाई का आंकड़ा है। आप ही कह रहे हैं ना, जब 98% लोगों ने भरा तो कहीं ना कहीं ये विषय तो स्पष्ट रूप से कि लोगों ने 1 महीने के अंदर। मुझे किसी ने ये कहा कि ये SIR आप लोगों के लिए गले की फांस बन जाएगा। नहीं, जिसने भी कहा, जो आप जनता को ऐसा चिढ़ा बैठेंगे कि वो आपको वोट देते देते एकदम साइड से निकल जाएगा। नहीं, ये तो अपोजिशन को कोई गलतफहमी होगी कि उनके साथ ऐसा कुछ अच्छा होने वाला है। कोई अच्छा नहीं होना। भारतीय जनता पार्टी NDA बहुत स्पष्ट है। और मैं ये पूछता हूं, ये जो लोग परेशान हो रहे हैं, अगर आपके कार्यकर्ता बूथ पे हैं, अभी तो 27 दिन का समय था, पहला 27 दिन बीता है। इस 27 दिन में अभी ये आया, पूरा एक महीना अभी दावा आपत्ति का है। अगर 2% लोग जिनका नहीं भी होगा, वो दावा आपत्ति का पूरा 1 महीने का समय। हमारे पार्टी के पास जितने BLA हैं, क्या RJD कांग्रेस के पास BLA नहीं है? क्या जमीन पे उनके कार्यकर्ता नहीं? तेजस्वी जी तो ये तक कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ने के फैसले पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। भाई अब कोई मैदान आप छोड़ लोग के तो भाग जाएगा, आप लोग चोरी कर रहे हैं। मैदान छोड़ के भाग जाएगा तो हम क्या करेंगे? जब बंदूक के नोक पे वो बूथ लूटते थे तब भी हम चुनाव लड़ते थे, ठीक है। और आज वो मैदान छोड़ के भागने को तैयार हैं, तब जनता देख रही है और जनता कहीं नहीं मिल रही होगी, उनके समर्थक नजर नहीं आ रहे होंगे, इसलिए मैदान छोड़ने। आप हाउस में देखते थे, हाउस में हमेशा तेजस्वी यादव गायब रहते थे। आज जब सदन के बाहर गए, मुझे ये विषय उठाना है, मुझे ये चर्चा करनी है। अरे चर्चा का सबसे बड़ा मंच तो सदन होता है। उस सदन से तो आप हफ्ते के 10 दिन का सदन चलता था तो 8 दिन आप गायब रहते थे। पर आजकल तो है ना सर, अब जब आते हैं तो आप कहते हैं किसी के बाप का सदन है क्या? किसने बोला? भाई वीरेंद्र ने बोला। इसी पे तो कल हंगामा हुआ। ये शब्द का प्रयोग किसने किया? तेजस्वी यादव के शागिर्द भाई वीरेंद्र ने किया। इसी पे तो हमारे लोगों ने पूरा विरोध किया। ये शब्द का लैंग्वेज यूज करेंगे क्या? लाठी के साथ बंदूक के नोक पर सरकार सदन चलेगा क्या? नहीं, पर उप मुख्यमंत्री सिन्हा साहब भी तो बहुत तैश में थे ना। तैश में से अब शब्दों का प्रयोग नहीं किया। अब शब्दों का प्रयोग भाई वीरेंद्र ने किया। उसके बाद सारे सत्ता के लोगों ने
स्पष्ट कहा कि खेद व्यक्त कीजिए, माफी मांगिए, और सदन में ऐसी कई बार हुई चीजें हुई। तो सभापति की बात तो आप लोग भी नहीं सुन में करी। भैया जब माफी मांगने के लिए हम लोगों ने आग्रह किया था, हम लोगों ने, सब लोगों ने कहा कि जिस प्रकार का शब्दों का प्रयोग किया है माफी मांगे। तेजस्वी यादव माफी नहीं मंगवा रहे थे, तब हम लोगों ने अपोजिशन सत्ता की तरफ से भी अध्यक्ष से इस पर कहा कि ये गलत हो रहा है। संसद यहाँ भी वहां भी नहीं चल पा रही है, लगातार वहां हंगामा हो रहा है, और वो एसआईआर पर एडजर्नमेंट मोशन ले आई है सर कांग्रेस। वो ये कह रही सारी चीजें छोड़ दीजिए, अभी केवल और केवल एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस और उसके शागिर्दों को लगता है कि कहीं इस बहाने हम कुछ वोट बैंक को सिक्योर कर पाएंगे। हाँ। क्योंकि जिस वोट बैंक के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो दलित, पिछड़ा और गरीब का नहीं है, वो उनकी वोट बैंक है जिसको चोट पहुंचने वाली है, जो बाहर से आए हुए लोग हैं उसकी चिंता में है, वो बिहार के लोगों की चिंता में नहीं है। अरे देखिए, वहाँ पहली पंक्ति पर मुकेश सहनी साहब है, वीआईपी के संस्थापक, मेरे अच्छे मित्र हैं, आपके बहुत अच्छे मित्र हैं। इन्होंने अभी हमसे ही न्यूज 18 इंडिया से जब बात की थी तो इन्होंने कहा था जान दे देंगे मोदी जी के लिए, एक बार हमारे समाज को रिजर्वेशन दे दे, एक बार हमारे समाज की तरफ बढ़िया से नजर घुमा कर देख लें तो हम जान देने को तैयार हैं। सर वो बैठे एकदम, बस आपको बाहें खोलनी है। हमारे मित्र हैं, लेकिन कब क्या बोलेंगे इसका पता तो मुकेश जी को भी नहीं रहता है कभी कभी। वो कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री बनने की भी बात कह रहे हैं। भगवान करे, भाई के नाते मेरी शुभकामना है, मित्र के नाते मेरी शुभकामना है। अब ये उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अरे भाई, मैं राजनीति में हूं तो अपोजिशन को शुभकामना नहीं दूंगा क्या? तो उप मुख्यमंत्री ऑपोजिशन का कैसे बनेगा नितिन बाबू? कैसे बनेगा उसके पास? अब तेजस्वी यादव ने पिछला बार जो हाल किया है, हो सकता है फिर इस बार भरोसा दिलाया हो, अब फिर क्या हाल करेंगे तो यही बता पाएंगे। मतलब ये इधर भी आ सकते हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं, जो पिछला बार इनके साथ हाल हुआ है हम ये भगवान से मनाएंगे कि इस बार ये हाल ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लेकिन आपको जाते जाते नितिन बाबू ये जरूर बता दीजिए, पूरा विपक्ष एक तरफ है, संसद में जमकर हंगामा हो रहा है और एसआईआर पर हो रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि ये मतदाताओं के साथ सबसे बड़ा धोखा है। मामला सिर्फ बिहार का नहीं है, वहां केंद्र मरकज में पहुंच चुका है। पीड़ा कहीं और की भी है, चिंता मत कीजिए। जो हमारे देश के नागरिक हैं और जो इस बिहार के नागरिक हैं, उनको वोट देने के अधिकार से कोई दूर नहीं कर सकता। लेकिन जो बाहर से लाकर वोटर बनाकर जो खेल खेलते थे, उनके खेल को नाकाबंदी करने की स्पष्ट रूप से इलेक्शन कमीशन ने तैयारी की है और एनडीए इसका स्वागत करता है। नितिन नवीन जी का स्वागत जोरदार तरीके से। यहाँ पर सड़क निर्माण मंत्री ने बहुत सारी बातें कही और कह रहे हैं कि जीत का रास्ता हमें तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन चुनौतीपूर्ण जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त सर मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप स्टेज पर बने रहिए। हम न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और आपको फेलिसिटेट करें।